नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साधि पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज का मैं एमसीक्यू कराऊं उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि साधि पीएससी एकेडमी में कंटिन्यू सीजीपीएससी प्री की क्लासेस चल रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस की सुविधा है। अविनाश सर के द्वारा जियोग्राफी और आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। सी सेट में अजय सर के द्वारा मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। हेमो एम के द्वारा इंडियन हिस्ट्री, राकेश सर के द्वारा आपका साइंस और टेक्नोलॉजी, और नवीन सर के द्वारा सी सेट का आपका हिंदी पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल क्लासेस आपकी चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस, जैसा कि आपको अब तक पता है, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद फिर आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? ए दिया है अमेरिका का राष्ट्रपति, बी दिया है फ्रांस का राष्ट्रपति, सी दिया है ब्रिटेन के राष्ट्रपति, और डी दिया है श्रीलंका का राष्ट्रपति। चलो जी बताओ क्या होगा इसका आंसर। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन में दिया हुआ है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और श्रीलंका। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में यदि बात किया जाए तो आपने एक अनुच्छेद पढ़ा हुआ है, और वो अनुच्छेद कौन सा है आपका? 52 अनुच्छेद पढ़ा है। अनुच्छेद कौन सा है आपका? 52। अनुच्छेद 52 किसके बारे में बात करता है? तो राष्ट्रपति के पद के बारे में। किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के पद के बारे में। और राष्ट्रपति का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन को ही हम क्या कहते हैं? यूके, या वर्तमान में हम इसे और किस नाम से जानते हैं? आपके इंग्लैंड नाम से। तो चूंकि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसीलिए आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है, तो ब्रिटेन के सम्राट से। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन रहता है या करता है? कौन, बताइए। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन रहता है? सही रहेगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति, बी दिया है प्रधानमंत्री, सी दिया है विरोधी दल का नेता, और डी दिया है भारत का मुख्य सचिव। चलिए बताइए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन रहता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी दिया है आपका प्रधानमंत्री, सी दिया है विरोधी दल का नेता, और डी दिया है भारत का मुख्य सचिव। चलो जी बताओ, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन रहता है? तो इसके लिए हमने अनुच्छेद एक पढ़ा हुआ है, यदि आपको याद होगा तो इसके लिए हमने अनुच्छेद पढ़ा है कौन सा आपका? 53। अनुच्छेद कौन सा पढ़ा हुआ है आपका? 53। यदि आपको याद होगा तो अनुच्छेद 53 किसके बारे में बात करता है? कार्यपालिका के प्रमुख के बारे में। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है आपका? राष्ट्रपति। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है आपका? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और ये कौन कहता है आपका? अनुच्छेद 53। तो बिल्कुल हम अनुच्छेद के सहारे थोड़ा थोड़ा करके डेली आपका एमसीक्यू करते जाएंगे तो आपका बेस और अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 53 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? बताइए। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। क्वेश्चन के पैटर्न को मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या संसद में? चलो जी बताओ, संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में,
राष्ट्रपति में, मंत्री परिषद में या संसद में? चलिए बताइए। संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित है। अब बात कर दिया है कार्यपालिका का, किसका बात कर दिया है? बात कर दिया है कार्यपालिका का, तो याद रखना है कार्यपालिका के लिए हमने अनुच्छेद कौन से पढ़ के रखा हुआ है? तो इसके लिए हमने अनुच्छेद पढ़ के रखा हुआ है 53। और 53 क्या कहता है? कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो बिल्कुल याद रखना है राष्ट्रपति में। कार्यपालिका जैसे ही आपने देखा, आपको क्या टिक करना है? राष्ट्रपति, क्योंकि कार्यपालिका का पूरा कर्ता कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कौन सा है? भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन ए राज्यों का प्रधान है, दूसरा राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, और डी दिया है राज्य सरकार दोनों का प्रधान है। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल सरकार का प्रधान है, डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, राज्य का प्रधान है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात क्या कर रहा है? राज्य का प्रधान है। कैसे? तो एक अनुच्छेद हमने पढ़ा हुआ है, अनुच्छेद आपका 356। यदि आपको याद होगा, अनुच्छेद हमने कौन सा पढ़ा है? 356, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं अनुच्छेद 356 में। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है किसके बारे में? अनुच्छेद 356 के बारे में, तो इसी के तहत राष्ट्रपति पर्टिकुलर किसी राज्य के ऊपर क्या लगाता है? आपातकाल। अभी जैसे कि वर्तमान में आपके मणिपुर राज्य के ऊपर लगा हुआ है क्या? आपातकाल। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है वर्तमान में अभी आपके मणिपुर राज्य के ऊपर लगा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, और चूंकि 356 का प्रयोग करता है कौन? आपका राष्ट्रपति। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, राष्ट्रपति का राज्यों में प्रतिनिधि होता है कौन? आपका राज्यपाल। तो भले ही आपके आपातकाल को लगाता कौन है? राष्ट्रपति। भले ही आपके आपातकाल को लगाता कौन है? राष्ट्रपति, पर उसका देखरेख कौन करता है? वहां का राज्यपाल। कारण क्योंकि वो राज्य का राज्यपाल है, तो उसको सारे कंडीशन के बारे में ज्ञात है। तो शक्ति का प्रयोग करता है 356 के तहत राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जैसे ही कहीं पर लगाता है आपका अनुच्छेद 356, और उसके बाद फिर वहां का जो राज्यपाल है वो वहां का कर्ता या देखरेख करने वाला काम करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल को लागू कर देगा, राष्ट्रपति शासन को या राजकीय आपातकाल को, फिर संभालेगा कौन? आपका राज्यपाल। तो बिल्कुल याद रखना है राज्यों का क्या होता है? प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा आंसर? भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन डी दिया हुआ है प्रधानमंत्री। अक्सर व्यापम के एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो याद रखना है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है यदि पूछा जाएगा,
तो याद रखना है कौन होगा आपका राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। तो बिल्कुल जितने भी बच्चे ने आंसर दिया है राष्ट्रपति, बिल्कुल राष्ट्रपति वालों का आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलरेडी क्लासेस चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर की ये क्लासेस। फ्री पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है आपको, ठीक है। स्टडी नोट्स दिया जाएगा, मॉडल टेस्ट भी है, और कुल 341 पदों पर आपका सब इंस्पेक्टर का भर्ती होना है। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एडीओ में यदि अभी तक आपने त्रिनेत्र बैच ज्वाइन नहीं किया है, एडीओ में अभी तक यदि आपने त्रिनेत्र बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें आपको आजीविका, पंचायती राज, ग्रामीण विकास दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आप हमार गुरुजी लाइव बैच, जिसमें शिक्षक भर्ती की क्लासेस चलती है, शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती की क्लासेस चलती है, तो बिल्कुल यदि अब तक आपने इसको भी ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस परचेस कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ही ये क्वेश्चन किया है। जब बात कर रहा है कार्यपालिका का, तो कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित रहती है, राष्ट्रपति में। किसमें रहता है, आपके राष्ट्रपति में रहता है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी थल सेना का अध्यक्ष और डी फील्ड मार्शल। चलिए बिल्कुल, जैसा कि मैं बच्चों का जवाब देख पा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। भारतीय संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का प्रमुख या सुप्रीम कमांडर कौन होता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कौन होता है आपका राष्ट्रपति। कौन होगा, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष या डी बहुमत दल का नेता। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन भले छोटे छोटे दिख रहा है पर इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, भारत का राष्ट्रपति होता है। यदि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है, भारत का वास्तविक शासक, बहुमत दल का नेता, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष हो जाएगा। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का
सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन रहता है? क्या सबसे लंबे समय तक शासन करने, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना का अध्यक्ष, दूसरा रक्षा मंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, या चौथा राष्ट्रपति? तो याद रखना है, यदि पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है पूछा जाएगा, तो याद रखना है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा आपका राष्ट्रपति। तो बिल्कुल जितने भी बच्चे जिसका आंसर आ रहा था ए वाले सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, क्या नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल जैसा कि मैं आंसर देख पा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। भारत के राष्ट्रपति की आवश्यक योग्यता नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वह भारत का नागरिक हो। ये कथन तो बिल्कुल सही है। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए या 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ये भी सही है। पर वह संसद की किसी सदन का सदस्य हो, यह आवश्यक नहीं है। याद रखना है, संसद के किसी सदन कहने का मतलब क्या है? वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, ऐसा आपका आवश्यक नहीं है, याद रखना है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और बिल्कुल आ चुका है, यदि अब तक आपने एडीओ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। एडीओ में यदि इंडिविजुअल आपको क्लासेस चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, ग्रामीण विकास का इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। बस आप इस नीचे दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब इंस्पेक्टर, छत्तीसगढ़ पुलिस, आबकारी आरक्षक या एडीओ की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, और इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी
30 वर्ष और डी आपका 35 वर्ष। चलिए बताइए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। चलो जी बताओ, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन दिया है 21 वर्ष, बी दिया है 25, सी दिया है 30 और डी दिया है 35। ठीक है, तो याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो याद रखना है, ऑप्शन दिया है 21 वर्ष। ये 21 वर्ष आपके पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए उम्र है। 21 वर्ष किसका है? पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए। 25 वर्ष के यदि आप हैं कम से कम तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। 30 वर्ष के हैं तो आप राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं। और कम से कम 35 साल के हैं तो आप राष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव लड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पढ़ लो। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कितनी? कम से कम 35 साल। कम से कम 35 साल। अगला, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैंने क्लास में अक्सर समझाते समझाते आपको बताया था और इस टॉपिक के बारे में चर्चा भी किया था। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए। ऑप्शन दिया है 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 75 या कोई आयु सीमा नहीं है। इसका आंसर कोई गलत किया तो देख लेना क्लास वालों। क्लास में बताया हूं मैं इसको कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो मैंने कई बार कहा है कम से कम कितना होना चाहिए? 35। पर ज्यादा से ज्यादा के बारे में आपके संविधान में कोई भी व्याख्या नहीं किया गया है। ज्यादा से ज्यादा के बारे में आपके संविधान में कोई भी व्याख्या नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। तो जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है डी वाले बच्चों का आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ये भी मैंने बताया था, ये भी मैंने बताया था आपको क्लास में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ये भी मैंने क्लास में अक्सर आपको पढ़ाते वक्त बताया था। एक व्यक्ति यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है इसका कोई सीमा नहीं है। पर अब तक आपके टोटल 15 राष्ट्रपति हुए। टोटल कितने राष्ट्रपति हुए? 15 राष्ट्रपति। इनमें से लगातार 2 बार आपके रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 पंचवर्षीय योजनाओं के लिए रहे हैं। इसके अलावा अब तक कोई भी व्यक्ति आपका क्या नहीं बन पाया है? लगातार राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। पर संविधान में ऐसा चर्चा किया गया है कि एक व्यक्ति जितना बार भी चाहे उतना बार आपका राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका भी कोई सीमा नहीं है। याद रखना है, एक व्यक्ति चाहे तो जितना बार भी बनना चाहे
वो उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? चलिए बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से, तीसरा मनोनयन द्वारा, और डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करना है, यदि पूछा जाएगा तो क्या चीज़ याद रखोगे? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में याद रखना है, इसके लिए अनुच्छेद कहेगा। तो हमने अनुच्छेद पढ़ा हुआ है 54। अनुच्छेद कौन सा पढ़ा हुआ है? 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में याद रखना है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान की रीति से, गुप्त मतदान की रीति से याद रखना है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान की रीति से, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान की रीति से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। अब इसमें से आपको आपके ऑप्शन में कुछ भी दिख सकता है। ठीक है, याद रखना है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान की रीति से क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है आपका। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो याद रखना है अनुच्छेद 54, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान की रीति से अप्रत्यक्ष रूप से आपका होता है। तो बिल्कुल याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना है अप्रत्यक्ष रूप से। अब यहाँ पर अप्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या है? तो याद रखना है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते। याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यदि बात करेगा तो क्या चीज याद रखना है आपको? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा तो हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति, हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यदि मैं बात करूं इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में यदि मैं बात करूं कि इसके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है, तो लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और विधानसभा का सदस्य। और कैसे सदस्य? तो याद रखना है निर्वाचित। लोकसभा, राज्यसभा और आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें आपके भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका दिल्ली और दूसरा आपके पांडिचेरी, जिसे कई लोग पुडुचेरी भी कहते हैं, कई लोग पांडिचेरी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो याद रखना है भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके, भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका दिल्ली और दूसरा आपका पांडिचेरी, एक आपका दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी, ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। 28 राज्य हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश में, एक आपका दिल्ली और दूसरा आपका पांडिचेरी, एक आपका दिल्ली और दूसरा आपका पांडिचेरी के सदस्य क्या करेंगे? भाग लेंगे। आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त मतदान की रीति से। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा
कि सर केंद्र शासित प्रदेश आपके जम्मू कश्मीर में भी तो विधानसभा का गठन किया जा चुका है। तो बिल्कुल मैं उन सारे बच्चों को बताना चाहता हूं कि बेटा जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था आपका, उस टाइम आपके जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश में हम दो लोगों को चुनते हैं, एक दिल्ली और दूसरा आपका पांडिचेरी। लेकिन अगले बार जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, क्या होगा, अगले बार जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा आपका, तो याद रखना है अगले बार जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा तो क्या चीज याद रखोगे, अगले बार जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो आपको याद रखना है उस टाइम पर क्या होगा, तो याद रखना है उस टाइम जम्मू कश्मीर भी भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। पर फिलहाल जब द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया था, उस टाइम केवल दिल्ली और पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लोग बस क्या किए थे, भाग लिए थे। तो बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न, और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ठीक है, सूची पद्धति, बी संचयी मत पद्धति, सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, और डी दिया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, ऑप्शन डी दिया हुआ है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त मतदान की रीति से। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब बच्चों का कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं। यदि अब तक आपने सीजी व्यापम में लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। व्यापम के अंतर्गत आने वाली जितने भी वैकेंसी हैं, चाहे आपका आमीन पटवारी हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करने के बाद क्लासेस कर सकते हैं लक्ष्य बैच में। व्यापम के किसी भी एग्जाम पे रजिस्ट्रेशन ओपन है और बिल्कुल आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन से आप ये क्लासेस क्या कर सकते हैं, परचेस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, और उसके पहले है मोर छत्तीसगढ़ बैच। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ना है। क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको केवल क्या पढ़ना है, मोर छत्तीसगढ़ ही पढ़ना है, उनके लिए भी ये ऑफर आपका है। तो बिल्कुल आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तो मतलब वही अनुपातिक पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। अरे चलिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी बात को अयोग्यता मानी जाएगी। प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी बातों को अयोग्यता माना जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, भारत का नागरिक हो, बी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, और डी कोई भी लाभ का पद ग्रहण किया गया हो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी बातों को अयोग्यता मानी जाएगी, वह भारत का नागरिक हो, ये तो योग्यता है आपकी। दूसरा 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी योग्यता है आपका। तीसरा दिया है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, मतलब योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है। कोई भी लाभ का पद ग्रहण किया गया हो, लाभ का पद कहने का मतलब क्या है, या तो सरकारी नौकरी में हो या सरकार के
किसी फायदे के सौदे में, या तो फिर सरकार के किसी फायदे के सौदे में उसका क्या हो, हिस्सेदारी हो, और इसे ही क्या माना जाएगा, अयोग्यता। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्या हो जाएगा आंसर आपका, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, संसदीय समिति, निर्वाचन आयोग, लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर उच्चतम न्यायालय। ये टॉपिक मैंने क्लास में करवाया है, यदि आपको याद आ रहा होगा तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद, यदि आप सोच रहे हैं कि चूंकि चुनाव की बात कर रहा है और चुनाव में हो रहा है विवाद, तो निर्वाचन आयोग आएगा, और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। याद करो कालिया वो अनुच्छेद, जब मैंने गब्बर को मारते वक्त पढ़ाया था, ऐसा कहता है कौन, आपका अमिताभ बच्चन। तो वह अनुच्छेद याद रखना है आपको, 71। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है, तो अनुच्छेद 71 के तहत आपको याद रखना है उच्चतम न्यायालय, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, या जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो बिल्कुल आप अनुच्छेद 71 के तहत क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या की आवश्यकता होती है। तो आखिर प्रस्तावक और अनुमोदक रखने की आवश्यकता ही क्या है। मैं तो ये कहता हूं दोस्तों कि प्रस्तावक और अनुमोदक रखने की आवश्यकता ही क्या है आखिर। अब मैं बताने वाला हूं ट्विस्ट, जिसका आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। तो इंतजार की घड़ी हो चुकी है खत्म, कलर चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना है प्रस्तावक एवं अनुमोदक की यदि मैं बात करूं, तो याद रखना है प्रस्तावक एवं अनुमोदक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि राष्ट्रपति की मैं बात करूं, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितना चाहिए, 35 वर्ष। कम से कम उम्र कितना चाहिए, 35 वर्ष। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं जिनका उम्र कितना है, कम से कम 35 साल, ठीक है। भारत में ऐसे बहुत से नागरिक हैं जिनका उम्र कितना है, कम से कम 35 साल। अब 35 साल का हर आदमी डिमांड करेगा कि मुझे क्या करना है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में तो मामला फंस गया आपका। तो इसीलिए रखा जाता है प्रस्तावक एवं अनुमोदक। और मैंने कहा भी था कि राष्ट्रपति को ओडीआई मैच देखना पसंद है। ओडीआई मैच कहने का मतलब क्या है, क्रिकेट में जो आपका ओडीआई मैच होता है दिन वाला, वो मैच होता है 50 ओवर का। तो मैंने याद भी करवाया था कि हमारे राष्ट्रपति को ओडीआई मैच देखना पसंद है और उपराष्ट्रपति को टी20 मैच देखना पसंद है। तो याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक कहेगा तो 50-50 ओवर से 50-50, और उपराष्ट्रपति से मैंने क्या बताया था, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। तो ये प्रस्तावक का मतलब क्या है, 50 लोग हाथ उठा के समर्थन देंगे कि हाँ महोदय जी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं।
और 50 लोग लिखित रूप में आपको देंगे कि हाँ महोदय जी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। और ये प्रस्तावक और अनुमोदक कहीं और का नहीं बल्कि संसद का होता है। ये प्रस्तावक और आपका अनुमोदक कहीं और का नहीं बल्कि कहाँ का होता है। तो याद रखना है ये प्रस्तावक और ये अनुमोदक आपका होता है कहाँ का। तो याद रखना है ये प्रस्तावक और अनुमोदक कहाँ का होगा आपका, संसद का। तो बिल्कुल 50-50 लोगों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, सी दिया है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, और आपका अगला दिया हुआ है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। चलिए बताइए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। क्या होगा आंसर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि चलिए क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ठीक है, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। अगला है, अब इन दोनों ऑप्शन में यदि आप देखोगे तो एकल हस्तांतरित कहने का मतलब क्या है आपका, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा। तो बिल्कुल इस ऑप्शन में आपको बी वाले के साथ जाना होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग के द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा। चलिए बताइए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, बी दिया है आपका प्रधानमंत्री के द्वारा, सी दिया है आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा, डी दिया है आपका संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा, डी दिया है आपका संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, ऑप्शन दिया है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, और डी दिया है संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, बताइए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखना है, भाग 15 में पढ़ते हैं हम निर्वाचन के बारे में। भाग 15 में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, निर्वाचन के बारे में पढ़ते हैं। और निर्वाचन के लिए अनुच्छेद कहां से कहां तक, 324 से लेकर 329 तक। याद रखना है 324 से लेकर 329 तक हम पढ़ते हैं भाग 15 निर्वाचन के बारे में, 324 से लेकर 329 तक। दूसरा आपको याद रखना है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रणाली अपनाया जाता है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है
राज्यसभा के सदस्य में, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद के सदस्य में या राष्ट्रपति के में? चलो जी बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए दिया है राज्यसभा सदस्य, बी दिया है उपराष्ट्रपति, सी दिया है विधान परिषद का सदस्य और डी दिया है आपका राष्ट्रपति। बताइए आंसर क्या होगा? किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ए राज्यसभा, बी उपराष्ट्रपति, सी विधान परिषद सदस्य और डी आपका राष्ट्रपति। अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। तो क्या राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, बल्कि क्या हो जाएगा आंसर? राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित मामला किसके पास भेजे जाते हैं? और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं बताओगे। थोड़ी देर पहले मैंने और रिपीट किया था एक बार, अब इसके बाद भी नहीं बताओगे तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा? का चुनाव संबंधित मामला किसके पास जाता है? ऑप्शन ए दिया है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी दिया है संसद, ऑप्शन सी दिया है उपराष्ट्रपति। बल्कि किसके पास जाएगा? उच्चतम न्यायालय। इसे ही हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट या इसे ही हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधित मामला, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधित मामला, ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधित मामला आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामला किसके पास भेजे जाते हैं? तो अनुच्छेद 71 कहता है आपका सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अर्थात किसके पास भेजे जाते हैं? आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। तो आज की सेशन में हमें बस इतना ही प्रश्न देखना था। इसके अलावा यदि अब तक आपने आबकारी आरक्षक का क्लासेस अब तक यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस को क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होगा तो, ठीक है। इसके साथ ही साथ यदि अब तक आपने एडीओ का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल आप एडीओ का ये क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एडीआई की भी क्लासेस बिल्कुल चल रही है, यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साध्य पीएससी एकेडमी में कंटिन्यू इसकी भी क्लासेस आपकी चल रही है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ पुलिस, ठीक है, जिसका फिजिकल लिया जा चुका है ऑलरेडी, तो बिल्कुल आप इसकी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी में, ठीक है। चलिए तो अभी का क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं और मुलाकात होगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।